हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस साइकिल इन इंडिया। ये साइकिल एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हो रही है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट ईयर। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि पूरी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो पिछले 3-4 साल में कैसे प्रोग्रेस की है, कैसे ये साइकिल फ्रॉम बूम टू बस्ट हो गई थी 2026 के अंदर। उसके बाद मैं बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। दिस इज वन ऑफ दोज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक को मत खरीदिएगा। कोविड के बाद जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर लिस्टेड थे उनका बहुत अच्छा समय आया। ये वो टाइम था जब सभी बैंक्स ने, सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लोन बुक को बहुत रैपिडली ग्रो किया। रैपिड ग्रोथ की वजह से इन सभी इंस्टीट्यूट्स के बीच में एक कंपटीशन सा हो गया, और जब भी किसी इंडस्ट्री, खासकर फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंपटीशन आता है तो उनकी जो लोन्स होते हैं वो अल्टीमेटली खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने लोन दिए थे उस समय आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं की नए लोन्स प्रोवाइड करवाते हुए। इनफैक्ट 2025 में क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक बोरोवर ने मोर देन 3, 4 या 5 या 6 लोन्स ले रखे थे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लोन बांटे भी जा रहे थे। अब 2025 के अंदर ये साइकिल खराब होनी शुरू होगी। क्रेडिट कॉस्ट बहुत रैपिडली एक्सपेंड होने लगी, यानी लोन्स खराब होने लग गए, एनपीएस बहुत रैपिडली बढ़ने लग गए, डेलिक्वेंसीज थी वो बहुत रैपिडली बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से जो ये रैपिड लोन डिसबर्समेंट थी वो भी कोलैप्स होगी। इन सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपने नए लोन्स देने बहुत कम कर दिए, और क्वार्टर 4 FY25 में या फिर क्वार्टर 1 FY26 में दिस इंडस्ट्री हिट अ रॉक बॉटम। इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस भी थे दैट एडेड फ्यूल टू द फायर। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका और तमिलनाडु में इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस आए जिनसे बोरोवर्स को ऐसा लगने लगा कि अल्टीमेटली सरकार हमारा लोन माफ करवा देगी, और जब भी बोरोवर्स को ऐसा लगता है कि हमारा लोन माफ होने वाला है तो वो अपनी जो अभी की पेमेंट्स है उनमें डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से प्ले आउट हुआ क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 ऑफ FY26, जिसकी वजह से जो हमको पूरी साइकिल की रिकवरी एक्सपेक्टेड थी ना, वो थोड़ा सा डिले हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2026 पूरा साल लग गया इस साइकिल को आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने में, रिकवर होने में। इस वीडियो में मैं बार बार बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि वो बैंक मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। लेकिन यही चीज ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी प्ले आउट हो रही है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक है, उसके अलावा बंधन बैंक है, या फिर स्पंदन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर फ्यूजन जैसी कंपनीज हैं। इन सभी कंपनीज में ये साइकिल का इंपैक्ट आप देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड में और 2026 की शुरुआत की हाईलाइट्स ये थी कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स थे उन सबके एनपीएस बहुत रैपिडली बढ़ने लगे। इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट थी वो बहुत रैपिडली ग्रो होने लगी। जो एमएफआईज होते हैं उनमें बढ़िया साइकिल के अंदर जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग 2-3% के आसपास रहती है, लेकिन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी कंपनी जो सबसे अच्छे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वहां पर क्रेडिट कॉस्ट 2026 के अंदर 6% के आसपास पहुंच गई, 6.5% के आसपास पहुंच गई। इन सब की वजह से जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग बढ़ा दी। प्रोविजनिंग आप कभी भी क्यों बढ़ाते हो? क्योंकि आपको डाउट है कि जिन लोन्स की रीपेमेंट नहीं हो रही वो आज नहीं तो कल शायद बैड डेट बन जाएंगे। इस वजह से सभी बैंक्स को अपनी प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी। ठीक है, तो बॉटम लाइन सबकी क्रैश होती हुई नजर आ रही थी हमको 2026 के अंदर। आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई जिसके हिसाब से एक ही बंदे को, अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट लोन्स दे रखे हैं तो आप उनको नए लोन्स नहीं दे सकते, यानी कोई भी बंदा ओवर लेवरेज नहीं हो सकता। इसके अलावा इन सभी इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना जो अंडर राइटिंग का प्रोसेस है उसे स्ट्रेंथन किया, डिजिटलाइजेशन की, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इंप्रूव हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो चीज हमको इस तरीके की सिचुएशन में देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए डेलिक्वेंसीज किस तरीके से इंप्रूव हो रही है। खासकर जो PAR बकेट्स है, पोर्टफोलियो एट रिस्क बकेट, जो 30 डे वाली बकेट है, वो सबसे पहले इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू करती है। उसके बाद 30 डे से 90 डे वाली, फिर 90 डे से 180 डे वाली, सभी बकेट्स के अंदर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट हो रही है। इसके अलावा जो कलेक्शन एफिशिएंसीज थी वो बढ़ रही हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी जो घट के 94-95% के आसपास पहुंच गई थी, वो सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की बढ़कर 97, 96, 98, 99% तक हो गई है। यानी देयर इज अ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन कलेक्शन एफिशिएंसीज। इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट थी वो 5-6% के आसपास पहुंच गई थी, वो घट के अब अगेन 3-4% के आसपास आ गई है। इसके अलावा जितने भी मैनेजमेंट्स हैं उनकी अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो उनकी कमेंट्रीज में बार बार ये जिक्र हो रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है।
है ना। सभी मैनेजमेंट एक ही पेज पर नजर आ रही है हमें। इसके अलावा जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोन डिसबर्समेंट भी बढ़ा दी है, यानी जितना वो लोन दे रहे थे वो पिछले 1.5-2 साल से लगातार फ्रीज था या फिर डिक्रीज हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ लोन्स, अमाउंट ऑफ लोन बुक सभी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद जो वर्स्ट टाइम था वो हमारे पीछे रह गया है। अब हम यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साइकिल के अंदर हमें दिखाई दिया कि उज्जीवन परफॉर्म्ड मच बेटर देन इट्स पीयर्स। जब सारी सिचुएशन बहुत खराब थी, पूरी साइकिल बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, तो उज्जीवन ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। जिस तरीके से उज्जीवन ने सुपीरियर रिस्क मैनेजमेंट दिखाई है ना इस साइकिल के अंदर, वो काबिले तारीफ है। उज्जीवन की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग 1.5% है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा उज्जीवन के अगर एनएनपीएस की बात करेंगे तो वो सिर्फ 0.4% है, इतने बुरे वक्त के अंदर भी। उसके बाद अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट ने बड़े दिल खोल के प्रोविजनिंग की है। इनकी बैलेंस शीट लगभग 81% प्रोटेक्टेड है प्रोविजनिंग के थ्रू। इतनी लिबरल प्रोविजनिंग शायद ही किसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने की होगी। इन्होंने खराब लोन की रिकॉग्निशन बहुत अर्ली स्टेज पे की थी। अंडरराइटिंग प्रोसेस इनका बहुत मजबूत था। इसके अलावा बैंक ने बहुत रैपिडली डाइवर्सिफिकेशन की। इनफैक्ट साइकिल खराब होने से पहले ही बैंक अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कलेक्शन एफिशिएंसी वाज वन ऑफ द बेस्ट अमंग इट्स पीयर्स। अगर हम बकेट एक्स की बात करें तो वहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलरेडी 99.8% पहुंच गई है। उज्जीवन के केस में हमें रिकवरी भी सबसे फास्ट नजर आ रही है। उज्जीवन ने कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से रिकवर किया है इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। ये तो हो गई उज्जीवन के पास्ट की बात, जो बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं 2027, 2028 और 2029 शायद उज्जीवन के लिए कैसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है वो शायद 2027 और 2028 फाइनेंशियल ईयर में भी अप ट्रेंड में रहेगी, और उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं जो क्रेडिट साइकिल है वो खराब हो ही जाती है। हमने पिछले 20 साल में लगातार देखा है कि हर 4-5 साल के बाद जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो बुरा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड है, तो ये बात मान के चलिएगा कि ये एक स्ट्रक्चरल सेक्टर नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। ये ऐसा सेक्टर है जो 4-5 साल अच्छा परफॉर्म करता है, फिर 1.5-2 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फिर 3-4 साल तक अच्छा परफॉर्म करता है, फिर 1.5-2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। दिस साइकिल आई थिंक विल कंटिन्यू इन दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि नेचर ऑफ दिस बिजनेस ऐसा है। तो उज्जीवन को जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है इस साइकिल का। 2027 और 2028 में उम्मीद करेंगे कि ये साइकिल अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके अलावा उज्जीवन के अंदर बहुत बड़ी चेंज हो रही है। उज्जीवन ना एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था। ओवरवेलमिंगली जो लोन ये देते थे, ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते थे। 2023-22 के आसपास जाओगे जब 70% ऑफ देयर बुक वाज अनसिक्योर्ड बुक, माइक्रो फाइनेंस लोन्स। सिर्फ 30% ऑफ देयर लोन्स वर सिक्योर्ड लोन्स। हाउएवर मैनेजमेंट इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रही है। 2025 के एंड में उज्जीवन की जो अनसिक्योर्ड बुक थी ना वो सिर्फ 60% रह गई, यानी 70% से घटकर 60% पर आ गई। इसके बाद 2026 में ये बुक घटकर 50% आ गई, यानी 20% का ड्रॉप। इसके बाद अगर 2027 की मैनेजमेंट की गाइडेंस देखेंगे तो वो बात कर रहे हैं कि इस अनसिक्योर्ड बुक को वो घटाकर 44-45% के आसपास ले आएंगे। यानी जो इनका सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है वो बहुत रैपिड से ग्रो हो रहा है इन कंपैरिजन टू देयर अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो। शायद ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। ठीक है, जब भी आपकी सिक्योर्ड बुक इंप्रूव होती है तो क्या होता है, आप ये जो सिक्लिकल साइकिल है, बूम और बस्ट की साइकिल है, यहां की वोलेटिलिटी से आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। आप एक कंसिस्टेंट स्टोरी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये आज हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगले 3 साल में हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने ये बता दिया है कि अगले 5 साल 10 साल की हमारी ट्रेजेक्टरी क्या होने वाली है। हम अपना फोकस माइक्रो फाइनेंस लोन से हटाकर सिक्योर्ड लोन्स की तरफ कर रहे हैं, व्हीकल फाइनेंस लोन्स की तरफ, गोल्ड लोन की तरफ, एग्रीकल्चरल लोन्स की तरफ, एमएसएमई लोन्स की तरफ, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स की तरफ। हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। हम इन सारी सेगमेंट्स को 40% से ग्रो करेंगे, लेकिन जो हमारी अनसिक्योर्ड सेगमेंट है वो शायद 8%, 9% या 10% से ग्रो करने वाली है। दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट इज हैपनिंग इन उज्जीवन बैंक। और आज के दिन में अगर आप उज्जीवन में इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं तो सबसे बड़ा ध्यान आपको इस चीज के ऊपर रखना है।
अब आप अपनी लोन बुक को सिक्योर कर रहे हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप वोलेटिलिटी से बच जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। वोलेटिलिटी से बच जाते हैं तो उसके बाद मार्केट आपको ज्यादा बेटर वैल्यूएशन देने लग जाती है। आज के दिन में स्टॉक लगभग 1x 2x के आसपास प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एयू फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है वो भी, लेकिन वहां पर सिक्योर्ड बुक बहुत हाई है, 85-90% के आसपास है, जिसकी वजह से मार्केट उसे 5x 6x का मल्टीपल भी देती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी सिक्योर्ड बुक बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट आपको ज्यादा इज्जत देने लग जाएगी। इसके अलावा उज्जीवन बहुत साल से कोशिश कर रहा है कि इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल जाए। आरबीआई ने इनकी एप्लीकेशन रिसेंटली वापस कर दी कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आपका मोस्ट ऑफ द लोन माइक्रो फाइनेंस लोन है, इसीलिए आप अपनी बुक को पहले डाइवर्सिफाई कीजिए, उसके बाद हम आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देंगे। रिमेंबर, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है यूनिवर्सल बैंक बनने का। यूनिवर्सल बैंक बनने से क्या फायदा होता है, आपकी कासा रेशो बढ़ती है, आपके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उज्जीवन को अभी 3-4 साल 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए, और मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो एक्चुअली में यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए बहुत बहुत सीरियस है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिक्योर्ड बुक जैसे जैसे इंप्रूव होगी उसके सभी फायदे ही फायदे हैं, उसका एक बहुत 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 बड़ा नुकसान है, खासकर जब क्रेडिट साइकिल अच्छा परफॉर्म कर रही हो उस समय पर। देखिए, जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ना, एमएफआई लोन्स होते हैं, वो हायर यील्ड पर दिए जाते हैं, 20%, 22%, 25% के यील्ड के ऊपर आप वो लोन्स डिसबर्स करते हैं। यानी आपके जो निम्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन है बैंक के लिए, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन माइक्रो फाइनेंस लोन्स के टाइम पर कहीं ज्यादा बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू सिक्योर्ड लोन्स। भाई, कोई आदमी अगर सिक्योरिटी आपके पास रखेगा तो वो आपको हाई इंटरेस्ट क्यों पे करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे बैंक के अंदर सिक्योर्ड पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इनके निम्स शायद कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, इनकी यील्ड हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आए। और अगर निम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कंपनी का जो आरओए है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो हमें बैंक्स के अंदर, एनबीएफसीज के अंदर ट्रैक करना होता है, वो रिटर्न ऑन एसेट्स करना होता है। ठीक है, आरओए कंपनी का आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, उस पर हमें प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री आपने फाइनल क्वार्टर में Q4 FY26 में सुनी होगी तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम अगले साल का जो टारगेट दे रहे हैं ना, वो 1.6% आरओए का टारगेट दे रहे हैं। 1.6। जस्ट इमेजिन Q4 FY26 के अंदर जो इनका एग्जिट आरओए था ना, वो 2% के आसपास था। मैनेजमेंट यूं कह रही है कि अगले साल हम आरओए को कम कर देंगे। हालांकि ये मैनेजमेंट हमेशा जो टारगेट देती है वो बहुत नीचे के टारगेट देती है और यूजुअली ओवर अचीव करती है। ऐसा इन्होंने 2026 के अंदर भी किया था। तो एज अ इन्वेस्टर हमको उम्मीद है कि मैनेजमेंट शायद 2% के आसपास आरओए दिखा दे। अगर आरओए उन्होंने 2% के आसपास दिखा दिया तो स्टॉक मार्केट इस स्टॉक को जरूर रिवार्ड करेगी। तो आरओए का रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क है। भाई, आपने पूरी उम्र माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए हैं, आपकी एक्सपर्टीज वहां पर है, आपने अब डिसाइड कर लिया कि हम व्हीकल लोन भी देंगे, हम गोल्ड लोन भी देंगे, हम एमएसएमई लोन्स में भी फोकस करेंगे, हम एग्रीकल्चर लोन पे भी फोकस करेंगे और हम अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। आप इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर फोकस करना शुरू करोगे, अब आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूशन रिस्क भाई, हर एक धंधे में एग्जीक्यूशन रिस्क इज ऑलवेज द बिगेस्ट रिस्क। मैनेजमेंट जो बोल रही है उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है, ये सबसे बड़ा सवाल हमें हर बिजनेस के अंदर पूछना चाहिए। तो ये जो अगले 2 साल हैं, ये पेन पीरियड भी हो सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, आश्वस्त मत हो जाइए कि साइकिल अच्छी चल रही है तो हर एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है, क्योंकि कंपनी जो सिक्योर्ड वाली सेगमेंट है उसको 40% से ग्रोथ की बात कर रही है। जो इनकी व्हीकल लोन सेगमेंट है या फिर गोल्ड लोन सेगमेंट है, वहां पर यील्ड हमें 19, 18, 17% के आसपास नजर आ रही है। यानी माइक्रो फाइनेंस जितनी यील्ड तो नहीं है, लेकिन बुरी यील्ड नहीं है, अगर मैनेजमेंट उसको एक्चुअली में सस्टेन कर पाती है तो, है ना। अगले 3-4 साल में जब यहां पर ये जितनी भी नई सेगमेंट्स हैं जिनकी आज के दिन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2%, 3% के आसपास है, वो शायद 5%, 10% पहुंच जाएगा, जब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट होगा। 2027 में नहीं होगा, 2028 में नहीं होगा, शायद 2029 में, शायद 2030 में हमको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्टोरी तो अब माइक्रो फाइनेंस की स्टोरी रही ही नहीं। ऐसा नहीं है, 2027 और 2028 मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो फाइनेंस की स्टोरी ही प्ले आउट होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैनेजमेंट कह रही है कि हम माइक्रो फाइनेंस लोन्स को हम सिर्फ 10% से ग्रो करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट देयर लो ग्रोथ, ये वाली सेगमेंट बहुत रैपिड प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं,
क्योंकि इस साल 2027 में प्रोविजनिंग राइट बैक्स होने वाले हैं, जो हमने 2026 के अंदर प्रोविजंस किए थे। जो भी खराब लोन्स हो रहे थे उनके एवज में हमने प्रोविजंस किए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोन्स के प्रति हम प्रोविजंस कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे जो लेंडर्स हैं वो अपना लोन्स टाइम पर पे कर रहे हैं। वो अपना लोन्स टाइम पर पे कर रहे हैं, तो हमें उस प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है। और अगर हमें प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं होती तो वो हमें राइट बैक्स की तरह नजर आएंगे। यानी हम इस सेगमेंट को बढ़ा भी नहीं रहे, एक्सपेंड भी बहुत रैपिडली नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि साइकिल अच्छा परफॉर्म कर रही है इसीलिए हमको प्रॉफिटेबिलिटी में बेनिफिट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बेनिफिट नहीं होगा, हमें बॉटम लाइन के अंदर बेनिफिट नजर आएगा, वो बहुत रैपिडली ग्रो होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा मैनेजमेंट 2000 करोड़ H2 FY27 में रेज करने वाली है, उसकी वजह से ROE डाइल्यूट हो सकता है। ठीक है, उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत अच्छी है, 25% से मैनेजमेंट ग्रो करना चाहती है। लेट्स सी हाउ दे एग्जीक्यूट देयर न्यू बिजनेस सेगमेंट्स। ठीक है, अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो आज के दिन में ये स्टॉक लगभग 1.8x 1.9x प्राइस टू बुक मल्टीपल पे मिल रहा है, जो बहुत सस्ता नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, कंसीडरिंग अगले एक साल पूरी साइकिल के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सही बताऊं तो अगर इस तरीके की आपको साइकिल प्ले करनी है ना, तो आपको इस तरीके के स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब पूरी मार्केट बद्दुआएं दे रही है उनको। यानी पूरी मार्केट जब ये कह रही है कि हाई डूब गए, उस समय आपको सोचना चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ये टाइम था Q4 ऑफ FY25 एंड Q1 ऑफ FY26। Q2 FY26 से हमें क्लियरली ग्रीन शूट्स नजर आने लग गए थे कि पूरी साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आज के दिन में हम साइकिल के बॉटम पर नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह साइकिल इंडेफिनिटली चलती रहेगी। शायद साइकिल की ब्रेथ अभी शायद 1 या 1.5 साल मैक्सिमम बची हुई है। हो सकता है कल को मैनेजमेंट जो अपना प्लान है कि हम अपनी सिक्योर्ड बुक को बढ़ाकर 65-70% पर ले जाएंगे, वो एग्जीक्यूट कर दे, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे। उस समय मार्केट हो सकता है इस जैसे बिजनेस को 3x का 2x का मल्टीपल भी देने लग जाए। ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, जब होगा तब होगा। आई होप आपको वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।